तो आज हम जरा ओमान सल्तनत को करीब से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो हमें इस पश्चिमी एशियाई देश की एक कह सकते हैं एक झलक देती है, मतलब इसकी ज़मीनी हकीकतों से लेकर इसकी संस्कृति और दुनिया में इसकी क्या जगह है उस तक। तो आइए इस जानकारी के सागर में गोता लगाते हैं। हमारा मकसद है ओमान की कहानी के जो मुख्य धागे हैं उन्हें पकड़ना। इसका लंबा सफ़र, इसकी अर्थव्यवस्था की नब्ज़ क्या है, इसकी अपनी ख़ास पहचान और हाँ, दुनिया के नक्शे पर इसकी स्थिति। ये बात वाकई सोचने वाली है कि खाड़ी के दूसरे देशों से ये कैसे और क्यों अलग है, जैसा कि हमारी जानकारी इशारा भी करती है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं कुछ बिल्कुल बुनियादी बातों से। देश का पूरा नाम है ओमान सल्तनत। ठीक है। राजधानी है मस्कट, यहाँ अरबी भाषा बोली जाती है और मुद्रा है ओमानी रियाल। मुख्य धर्म इस्लाम है और शासन व्यवस्था राजशाही है, मतलब सुल्तानी सर्वोच्च शासक है। ये तो हो गई बेसिक जानकारी। हाँ, और इन बुनियादी तथ्यों के साथ ही मेरे ख्याल से इसकी भौगोलिक स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। अच्छा, हाँ। कैसे? देखिए, ओमान अरब प्रायद्वीप के बिल्कुल दक्षिण पूर्वी सिरे पर है, एकदम कोने पर। अगर इसके पड़ोसियों को देखें तो उत्तर पश्चिम में लगता है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, पश्चिम में सऊदी अरब है और दक्षिण पश्चिम में यमन, और फिर पूर्व में पूरा का पूरा अरब सागर का किनारा है। देखिए, ये जो लोकेशन है ना, ये कोई मामूली बात नहीं है। सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं, बल्कि इतिहास में खासकर समुद्री व्यापार के नजरिए से ये बेहद अहम रही है। आप अंदाजा लगा सकती हैं कि सदियों तक समुद्री जहाज़ों के आने जाने के लिए ये जगह कितनी महत्वपूर्ण रही होगी। हाँ बिल्कुल। और इसका असर इसके पूरे वजूद पर पड़ा होगा यकीनन। बिल्कुल। और जब इतिहास की बात हो ही रही है तो ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि ओमान की जड़ें कोई कुछ 100 साल नहीं बल्कि लगभग 3000 साल पुरानी बताई जाती हैं। 3000 साल? हाँ, जाहिर है इतने लंबे दौर में ये सिर्फ बसाई नहीं रहा बल्कि पुराने जो व्यापारिक रास्ते थे उनका एक अहम हिस्सा भी रहा। जानकारी ये भी बताती है कि 17वीं सदी आते आते तो ओमान एक अच्छी खासी समुद्री ताकत बन चुका था। समुद्री ताकत। और फिर आता है आधुनिक इतिहास का एक बहुत अहम पड़ाव, साल 1970, जब सुल्तान कबूस बिन सईद ने सत्ता संभाली। कहा जाता है कि उन्होंने देश का चेहरा ही बदल दिया, उसे आधुनिकता की राह पर ले गए। ऐसा लगता है ये ओमान के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। सुल्तान कबूस का दौर, हाँ, यकीनन ओमान के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, इसमें कोई शक नहीं। हमारी जानकारी भी साफ तौर पर उनके नेतृत्व में हुए आधुनिकीकरण पर जोर देती है। हाँ, आधुनिकीकरण। और इसको सिर्फ सड़कें या इमारतें बनना समझना शायद अधूरा होगा। ये वो दौर था जिसने देश को एक तरह की स्थिरता दी, विकास की एक नई दिशा तय की और दुनिया के साथ कदम मिलाने की नींव रखी। सही। उनके प्रयासों का असर आज भी ओमान की तरक्की में और उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है उसमें नजर आता है। उन्होंने सिर्फ देश को बदला नहीं बल्कि उसे कह सकते हैं भविष्य के लिए तैयार किया। अच्छा, अब अगर मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था को देखें तो इसे संवैधानिक राजशाही कहा गया है। स्रोत में इसका मतलब क्या हुआ? सुल्तान न सिर्फ देश के सर्वोच्च शासक हैं बल्कि प्रधानमंत्री का पद भी उन्हीं के पास होता है। और 2020 से सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हाँ, संवैधानिक राजशाही, ये शब्द अपने आप में गौर करने लायक है। इसका मोटा मोटा मतलब ये होता है कि शासन का मुखिया तो सुल्तान ही है, जो एक पारंपरिक व्यवस्था है ना? हाँ। लेकिन साथ ही शायद कुछ नियम कानून या संस्थाएं भी हैं जो शासन चलाने में भूमिका निभाती हैं या शायद सुल्तान की शक्तियों को एक दायरे में रखती हैं। हमारी जानकारी ये विस्तार से नहीं बताती कि ये व्यवस्था असल में काम कैसे करती है, कौन सी संस्थाएं हैं या उनकी क्या भूमिका है। अच्छा। लेकिन ये जरूर है कि ये व्यवस्था ओमान की स्थिरता में एक अहम कड़ी मानी जाती है। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल भी उभरता है कि ये सिस्टम जो है, ये सदियों पुरानी परंपराओं और आज की दुनिया की जो बदलती ज़रूरतें हैं, लोगों की उम्मीदें हैं, उनके बीच तालमेल कैसे बिठाता है। ये संतुलन साधना तो मुश्किल होता होगा। बिल्कुल, ये संतुलन साधना किसी भी ऐसी व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी होती है और कामयाबी भी। ओमान ये कैसे कर पा रहा है, ये उसकी स्थिरता और भविष्य के लिए बहुत मायने रखता है। चलिए अब जरा अर्थव्यवस्था पर नजर डालते हैं। जानकारी के मुताबिक ओमान की कमाई का मुख्य जरिया तो तेल और गैस का निर्यात ही है। ये तो खैर खाड़ी के कई देशों की कहानी है। हाँ, ये पैटर्न तो दिखता है। लेकिन इसमें यह भी बताया गया है कि सिर्फ तेल गैस ही नहीं बल्कि पर्यटन, मछली पकड़ना यानी फिशिंग और खनिजों का खनन भी यहाँ की अर्थव्यवस्था के अहम हिस्से हैं।
और सुल्तान कबूस के समय में देश ने काफी तेजी से आर्थिक तरक्की भी की थी। हाँ, तेल और गैस पर निर्भरता खाड़ी क्षेत्र की एक सच्चाई है, जैसा आपने कहा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ओमान ने दूसरे क्षेत्रों का भी जिक्र किया है, जैसे पर्यटन, मत्स्य पालन, खनिज। हाँ। ये इस बात का संकेत देता है कि शायद ओमान अपनी अर्थव्यवस्था को सिर्फ एक चीज पर निर्भर रखने के जोखिम को समझता है और उसमें विविधता लाने की कोशिश कर रहा है, जिसे हम इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन किसी भी देश के लंबे समय तक चलने वाले विकास के लिए ये बहुत जरूरी होता है। सही बात। खासकर जब आपकी मुख्य कमाई का स्रोत प्राकृतिक संसाधनों जो कभी न कभी तो कम होगा ही। सही बात है। ये कोशिशें कितनी कामयाब हैं ये तो और जानकारी से पता चलेगा, लेकिन इरादा साफ नजर आता है। अच्छा, अब आते हैं ओमान की संस्कृति और समाज पर। बताया गया है कि यहाँ की संस्कृति की बुनियाद अरबी और इस्लामी परंपराओं में है और ये चीजें लोगों के रहन सहन में, उनके पहनावे में, खाने पीने के तौर तरीकों में और यहाँ तक कि इमारतों की बनावट में भी दिखाई देती हैं। पारंपरिक जड़ें काफी गहरी हैं मतलब। हाँ, और एक चीज जिसका जिक्र खास तौर पर किया गया है वो है ओमानी लोगों की मेहमान नवाजी। कहते हैं कि इनकी मेहमान नवाजी दुनिया भर में जानी जाती है। ये किसी भी जगह की संस्कृति का बहुत दिल जीतने वाला पहलू होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो पारंपरिक चीजें हैं, पहनावा, खान पान, वास्तुकला और खासकर मेहमान नवाजी, ये सिर्फ देखने दिखाने की चीजें नहीं होती, ये समाज के ताने बाने का हिस्सा होती हैं। हाँ, सही। ये तय करती हैं कि लोग एक दूसरे से कैसे मिलते जुलते हैं, उनके आपसी रिश्ते कैसे होते हैं। जब कहा जाता है कि मेहमान नवाजी विश्व प्रसिद्ध है, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो मेहमानों का अच्छा स्वागत करते हैं, बल्कि ये उनके सामाजिक मूल्यों की तरफ भी इशारा करता है। शायद वहाँ अतिथि को बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है और ये उनकी पहचान का एक अहम हिस्सा बन गया है। ये चीजें समाज को जोड़े रखती हैं। अच्छा, हमारी जानकारी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी कुछ बताती है। ऐसा लगता है कि पिछले कुछ दशकों में इन दोनों ही क्षेत्रों में काफी बेहतरी हुई है। देश में कई विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थान भी काम कर रहे हैं। ये तो किसी भी देश के विकास के लिए बहुत अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल। शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश ये किसी भी देश के इंसानी विकास के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह है। यूनिवर्सिटी और तकनीकी संस्थानों का होना नौजवानों को आगे बढ़ने के मौके देता है और देश को कुशल लोग मिलते हैं। ये तो बहुत पॉजिटिव बात है। हाँ, और जब दुनिया की बात आती है तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ओमान की छवि कैसी है? जानकारी कहती है कि ओमान को एक शांति प्रिय देश माना जाता है और ये आमतौर पर किसी गुटबाजी से बचते हुए एक तटस्थ विदेश नीति पर चलता है। हालांकि ये खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC का सदस्य भी है। हाँ, अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर, और यहाँ ओमान का रवैया वाकई दिलचस्प है। तटस्थता की नीति। हाँ, न्यूट्रल। एशिया और खासकर खाड़ी का इलाका अक्सर तनाव और जटिल राजनीतिक समीकरणों के लिए जाना जाता है। ऐसे माहौल में ओमान का किसी एक पाले में ना जाना यानी तटस्थ रहना उसे एक अलग और कई बार अहम भूमिका निभाने का मौका देता है। अच्छा, कैसे? जैसा कि बताया गया, वो GCC का सदस्य है। GCC यानी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, जो इस इलाके के 6 देशों का एक अहम आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान। हाँ। तो इस संगठन का सदस्य होते हुए भी अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखने की कोशिश करना, ये दिखाता है कि ओमान अपने फैसले खुद लेना चाहता है। ये तटस्थता उसे कई बार मुश्किल हालातों में या क्षेत्रीय झगड़ों में एक पुल का काम करने या बातचीत का रास्ता खोलने वाले देश के तौर पर पेश करती है। ये एक बहुत नाजुक संतुलन है जिसे ओमान साधता नजर आता है। तो ये सारी बातें सुनकर क्या तस्वीर उभरती है? अगर हम इस पूरी जानकारी को समेटें तो ओमान एक ऐसा देश लगता है जहां हजारों साल पुरानी विरासत और आज की दुनिया की जरूरतें वो साथ साथ चलती दिखती हैं। इसकी राजनीतिक व्यवस्था में स्थिरता नजर आती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका शांतिपूर्ण और तटस्थ रवैया इसे अपने पड़ोसियों के बीच एक खास जगह देता है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये संतुलन ही शायद ओमान की सबसे बड़ी खासियत है। परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन, अपनी पहचान बनाए रखने और दुनिया से जुड़ने के बीच संतुलन, और एक शांतिपूर्ण स्वतंत्र विदेश नीति पर चलने के बीच संतुलन। ऐसा लगता है कि ओमान ने अपनी गहरी ऐतिहासिक जड़ों को समझते हुए और उन्हें सहेजते हुए आज की दुनिया की चुनौतियों का सामना करने और अवसरों का लाभ उठाने का अपना एक अलग रास्ता चुना है, और उसी पर वो आगे बढ़ रहा है।
ये खाड़ी के दूसरे जो चमक दमक वाले देश हैं उनसे इसे काफी अलग बनाता है। हाँ, ये बात तो है। हमारी जानकारी ओमान के पुराने व्यापारिक दबदबे, समुद्री ताकत के दौर और फिर आज की तटस्थ विदेश नीति तक का सफर दिखाती है। ये सोचते हुए कि कैसे इस देश ने इतिहास में अलग अलग संस्कृतियों और व्यापारिक ताकतों को जोड़ने का काम किया होगा, एक ख्याल जहन में आता है कि क्या आज के दौर में अपनी इसी तटस्थ छवि और अहम भौगोलिक स्थिति का इस्तेमाल करके ओमान भविष्य में भी मतलब जटिल क्षेत्रीय या शायद वैश्विक मसलों पर अलग-अलग हितों के बीच एक नए किस्म का पुल बनाने की भूमिका निभा सकता है? ये एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल, ये एक बहुत वाजिब सवाल है और सोचने वाली बात है।